हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, कल मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और मैं कल कहा भी था कि इसका पार्ट 2 आएगा। जो हमने कल आपसे डिस्कस किया बेसिकली 3 लोगों का सिद्धांत, ठीक है। वो तीनों का सिद्धांत मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं तो सबसे पहले पढ़े थे डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत, जिसमें मैं बताया था कि अगर 3 तत्वों को उन्होंने उठाया है तो जो बीच वाले के अलावा 2 तत्व होंगे उनका औसत द्रव्यमान बीच वाले के द्रव्यमान के बराबर होगा, ऐसा उन्होंने सेट किया। किंतु ये 20 के बाद सेट नहीं हो रहा था, उनका मॉडल फेलियर हुआ। दूसरे व्यक्ति का नाम था न्यूलैंड्स, और न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। उन्होंने क्या किया, आपको पता था, सारे गामा पादा निशा। इसका मतलब उन्होंने क्या कहा कि हर 8 के बाद तत्वों की जो गुण होगी वो पहले और 8वें का गुण बराबर होगा। तो देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब पहला सा और 8वां में भी सा, मतलब दोनों का गुण समान है, और उन्होंने उस तरह से सेट किया। तीसरा, जो उनका जो मॉडल फेलियर हुआ, एक्चुअली उस समय 63 तत्व होते थे। उन्होंने बोला इसके बाद कोई तत्व नहीं आएंगे, जबकि बाद में देखे वर्तमान में 100 से ज़्यादा तत्व उपस्थित हैं। फिर आपको बताता चलूँ, जो तीसरे लोग आए थे वो थे आपका मेंडलीफ। मेंडलीफ का आवर्त सारणी वो भी माना, मतलब उन्होंने मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी दिया, तब मेंडलीफ का कुछ हद तक आवर्त सारणी को एक्सेप्ट किया गया और उसे माना गया कि प्रारंभिक तौर पे सही तरीके से उन्होंने अरेंज किया। उन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को ताश की पत्तों की, मतलब जो प्लेइंग कार्ड होता है, प्लेइंग कार्ड पे एक एक प्रॉपर्टीज को उन्होंने लिखा और अरेंज करता हुआ गया। तो उससे जो उनका पीरियोडिक टेबल बना वो उतना खास तो नहीं बना, किंतु उस समय के लिए ठीक ठाक था। और एक बात मैं आपको बताता चलूं तो आप देखेंगे वर्तमान समय में टोटल जो इन तीनों ने अपना मॉडल दिया, वो तीनों का तीनों परमाणु द्रव्यमान अर्थात एटॉमिक मास के ऊपर सिद्धांत दिया हुआ था। किंतु आज जो आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो वो है मोजले का सिद्धांत, और मोजले का ही आधुनिक आवर्त सारणी आज तक प्रासंगिक है। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज चल रहा है वो मोजले के द्वारा ही दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी सबसे पहले 1913 में 1913, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डेट कम से कम याद रखना है। 1913 में हेनरी मोजले, ये पूरा नाम है उनका, मोजले जनरली लोग बोलते हैं। हेनरी मोजले ने बताया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु संख्या अधिक बेहतर है। और अब तक जो 3 आप जान रहे हो, उन तीनों व्यक्ति ने, चाहे डोबेराइनर हो, चाहे न्यूलैंड्स हो, चाहे मेंडलीफ हो, तीनों ने परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया, लेकिन इन्होंने परमाणु संख्या को आधार बनाया। इसीलिए अगली बात इन्होंने कहा कि तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। कल मैं आपको बताया था कि जब कल मैं बढ़ाने वाला रहूंगा आधुनिक आवर्त सारणी, तब मैं बोला था कि परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु संख्या लिखूंगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके ऊपर बेस्ड है या किसने दिया था। ये चारों नाम का चारों ऑप्शन बनेगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोजले है, ये याद रखना है। परमाणु संख्या को मोजले ने आरोही क्रम में अरेंज किया। अब तक जो तीनों उन लोगों ने अरेंज किया था वो परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में अरेंज किया था, और इन्होंने परमाणु संख्या को, ठीक है, एटॉमिक नंबर को। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर आप देखेंगे तो टोटल 18 वर्ग हैं, ठीक है, और 7 आवर्त हैं। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा, कितने, 18 और ये 7। मैं आपको टेबल में आज दिखाऊंगा भी कि कैसे 18 है और कैसे ये 7 है। वर्ग जो भी है वो एक्चुअली वर्टिकल में अरेंज किया हुआ है, वहीं आवर्त अगर देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल में अरेंज किया हुआ है। इसको मैप में मैं आपको दिखाऊंगा। अगली बात देखिए, संयोजकता अर्थात वैलेंसी, ठीक है। तो संयोजकता को समझाने के लिए कई बार मैं बता चुका हूं, फिर भी देखिए एक बार। संयोजकता बोल रहा है कि बाहरी ऑर्बिट, मतलब कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। और एक बार मैं आपको बताया भी था कि कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या कितना इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ठीक है, या दे देता है, या इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, वही उसका संयोजकता होता है सामान्यतः, ठीक है। और कोई कितने इलेक्ट्रॉन कोई दे देगा और कितने इलेक्ट्रॉन कोई ले लेगा, ये कैसे डिसाइड होता है, उसके आयन से। और देना क्यों होता है और लेना क्यों होता है, क्योंकि हर तत्व अष्टक पूरा करना चाहता है, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, ठीक। नेक्स्ट बात है, एक समूह या वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होता है। ये भी बात आपको अभी मैं मैप के माध्यम से जरूर बताऊंगा। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं क्या बता रहा हूं कि ग्रुप 1 अगर देखेंगे तो उसके सारे तत्वों की वैलेंसी 1 होगी, वहीं ग्रुप 2 अगर देखेंगे तो सारे तत्वों की वैलेंसी 2 ही होगी। इसी तरह से 3 में 3, 4 में 4, इस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक। हाइड्रोजन की स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा
संशय था उस समय, लेकिन अब क्या हुआ, फिक्स कर दिया गया स्थिति। तो स्थिति देखिए इसका अनिश्चित माना गया था। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी में इसे आवर्त के समूह 1 में भी फिक्स किया जा रहा था और इसे आवर्त के समूह 17 में भी व्यवस्थित किया जा रहा था। दोनों जगह ये सही सेट हो रहा था, लेकिन ऐसे में फाइनली जो सेट किया गया वो है समूह 1 में। कहाँ पे है हाइड्रोजन की पोजीशन, मैं अभी आपको सारी बातों का जवाब दूंगा। अगली बात, प्रत्येक आवर्त अर्थात पीरियड दर्शाता है कि एक नया कोश इलेक्ट्रॉनों से भरा है। इसका मतलब जैसे जैसे आप आवर्त में नीचे चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कोशों की संख्या, ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे अगर आप लिथियम को देख रहे हैं ये 3 नंबर पे होता है, तो इसका देखिए 2 और 1 3। अगर इसी तरह से सोडियम देखेंगे तो 11 नंबर पे होता है, 2 और 8 1। इस तरह से अगर पोटेशियम का देखेंगे तो ये 19 होता है, 2 8 8 1। इससे आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे 2 ही ऑर्बिट था, यहाँ पे 3 ऑर्बिट हो गया और यहाँ पे 4 ऑर्बिट हो गया। इसका मतलब मेरे दोस्त जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ऑर्बिट्स का संख्या बढ़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि नीचे जाने से ऑर्बिट्स बढ़ेगा, दाएं जाने से, बाएं जाने से। तो आप समझ पा रहे हो, आंसर आप बता पाओगे। अंतिम एक बात और देखिए, किसी भी कोश या ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना होता है, तो आपको 2n² मैंने एक फार्मूला बताया था, इसी फार्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे। तो अगर ऑर्बिट्स की संख्या देखेंगे तो k l m n o p ऐसा होता है। तो अगर पहले ऑर्बिट जैसे k होता है तो k में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, l में 8 होते हैं, m में 18 होते हैं, n में 32 होते हैं। याद करें क्या? नहीं। तो कैसे नहीं, देखिए 2n², n के जगह 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 × 2 2, 2 रखिए, 2 दूना 4 दूना 8, 3 रखिए, 3 3 9 दूना 18, 4 रखिए, 4 चौको 16 दूना 32। तो यही है 2 8 18 32। समझ पाए बात मेरी? अब एक और बात यही आपको बता दूं, परमाणु त्रिज्या कई बार आपसे पूछेगा। तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, पिकोमीटर में मेजर करते हैं। तो परमाणु की त्रिज्या सामान्यतः है कितना, 37 pm। इसको pm बोलेंगे, पिकोमीटर, नॉट प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, पिकोमीटर बोलेंगे। और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻12 मीटर। जैसे आपने मेरे साथ ही पढ़ा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो इसी तरह से आपको एक नया चीज याद रखना आज से, पिकोमीटर, ठीक है। और कई बार पूछेगा पिकोमीटर कहाँ इस्तेमाल होता है, तो परमाणु की त्रिज्या मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या मैं समझा पाया इतना दूर? अब देखिए एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स बोले तो तत्व। तो जो अभी आप पीरियोडिक टेबल देखने वाले हो उसी में जो अरेंज तत्व है उनके बारे में मैं बताता हूँ। इनको बेसिकली 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। एक को बोलते हैं मेटल या धातु, दूसरे को बोलते हैं मेटलाइट्स या उपधातु, और तीसरे को बोलते हैं नॉन मेटल या अधातु, ठीक है। तो ये 3 वर्गीकरण किया गया है, तो कुछ तो गुण होगा तीनों का। पहली बात, जो भी धातु होते हैं वो विद्युत का धनात्मक होते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और ये इसकी जो ऑक्साइड बनता है वो हमेशा क्षारीय होता है। जैसे सोडियम है, और अगर इसका ऑक्साइड बनेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो इसका वैलेंसी 2 होता है और इसका 1 होता है, तो वैलेंसी एक्चुअली एक्सचेंज होता है। ये मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो Na2 हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड देखेंगे तो MgO हो जाएगा। तो ये सब जो ऑक्साइड बनेगा, धातु का ऑक्साइड, यही बोल रहे हैं ना कि इसके धातु के ऑक्साइड कैसा होगा, क्षारीय होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे में, SSC में, सब जगह आया है भाई। तो इन सब चीज़ों को आप भूलेंगे नहीं। फिर भी जो एक चैप्टर आएगा धातु और अधातु बोल के, उसमें मैं इन चीज़ों को फिर से एक बार बताने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उपधातु की अगर बात करूं, या इसको कई बार अर्ध धातु लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, मतलब इधर वाला भी और इधर वाला भी, दोनों का गुण लिया हुआ है। और जैसे एग्जाम्पल के लिए पूछ रहा है तो आप बोल सकते हो बोरॉन, बोल सकते हो सिलिकॉन, जर्मेनियम, और टेल्यूरियम बोल सकते हो, पोलोनियम बोल सकते हो। इस तरह से जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होगा। मैं पीरियोडिक टेबल में इसका भी अभी पोजीशन आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देखेंगे अधातु या नॉन मेटल। अधातु क्या होता है, ये विद्युत ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यहाँ क्या बोला, ये त्यागता है, ये देता है, और ये ग्रहण करता है, इसका मतलब ये लेता है। तो जो लेता है वही तो ऋणात्मक होगा, देने वाला हमेशा धनात्मक होगा, धनवान होगा। ऐसे याद रख लीजिएगा। ऑक्साइड क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, ऑक्साइड इसका होगा हमेशा अम्लीय। इसका ऑक्साइड क्षारीय होता है, इसका ऑक्साइड अम्लीय होता है। अब आप समझिए पीरियोडिक टेबल को।
देखिए सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को 4 भाग में बांटा हुआ है। कैसे? ब्लॉक वाइज बांटा हुआ है। पहला देखिए ये एस ब्लॉक होता है, ये जो आपको पहला और दूसरा ये दोनों मिलकर एस ब्लॉक कहलाएगा। दूसरी बात देखेंगे तो इसको पी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, और फिर इसको डी ब्लॉक बोलते हैं और इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। ठीक, एक बार मैं आपको पीरियोडिक टेबल कल दिखाया भी था, फिर से एक बार समझिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, समझ गए? तो सबसे पहले 4 ब्लॉक होता है। अब देखिए कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे बोलेगा मैग्नीशियम किस ब्लॉक में होता है, एस, पी, डी, एफ, आप साइलेंट हो जाएंगे, पता नहीं रहेगा। तो आपको कहीं ना कहीं तत्वों को याद रखना पड़ेगा कि कौन सा तत्व किधर है। कई बार बोलेगा ये तत्व धातु है, अधातु है या उपधातु है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, कौन सा उपधातु है। ऐसे ऐसे सवाल आते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात समझाना चाहूँ कि इधर वाले जो हैं वो धातु कहलाएंगे और इधर वाले जो हैं अधातु कहलाएंगे। बाउंड्री क्या रहेगा? बाउंड्री ये वाला है ना, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो जितना भी मैंने रेड पेन से लिखा है ये आपका क्या दिखा रहा है कि इसके इधर और इसके इधर, और रेड पेन वाले सारे के सारे क्या होंगे? उपधातु होंगे, मेटलाइट्स कहलाएंगे। और इधर वाले क्या होंगे? नॉन मेटल कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे। और इधर वाले क्या कहलाएंगे? मेटल कहलाएंगे, अर्थात धातु कहलाएंगे। तो सबसे पहले धातु, उपधातु और अधातु क्लियर हो गया होगा। मैं अभी आपको बता रहा था कि ग्रुप 1 देखिए, टोटल मैंने बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। 18 कौन कौन? इस तरह से देखिए 1 2 3 4 नंबरिंग किया हुआ है ना, यहाँ तक जाएगा तो ये 18 मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि आवर्त 7 होता है। देखिए 1 2 3 4 आवर्त 7 होता है। तो ये वाला जो है मेरे दोस्त इसको आवर्त कहते हैं और ये वाला जो है ऊपर उसको हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग ऐसे अरेंज है और आवर्त ऐसे अरेंज है। आवर्त को हॉरिजॉन्टल अरेंज किया हुआ है और वर्ग को वर्टिकल अरेंज किया हुआ है। क्लियर हुआ ये भी बात? ग्रुप 1 ये है, ग्रुप 2 ये है। अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि ग्रुप 1 के सारे तत्वों की वैलेंसी 1 होगी और ग्रुप 2 के सारे तत्वों की वैलेंसी 2 होगी। आप सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों होगा? देखिए आपका जवाब मैं दे देता हूं पहले। ठीक, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बहुत दिन से बताता हूँ सोडियम 11 है, इसका मतलब मेरे दोस्त 2 8 और 1 है। बिल्कुल याद नहीं करना है, समझा दूंगा। अगर 1 है इसका मतलब ये पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर हटा देगा तो क्या हो जाएगा? ये बैलेंस रहेगा और इसका बोला जाता है कि ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और ऑक्टेट पूरा करने का सीधा मतलब है दोस्त कि वो स्टेबल हो जाएगा। हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं चाहेगा? ठीक है, कोई एटम क्यों नहीं चाहेगा, कोई एलिमेंट्स क्यों नहीं चाहेगा? तो एक बात समझिए, अगर ये 2 और 8 हो जाए, अगर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो इनके लिए ये स्टेबिलिटी है। और 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसीलिए देने वाला धनवान होता है और ये Na+ कहलाता है। क्लियर? जो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, जितना इलेक्ट्रॉन का साझा करता है या जितना इलेक्ट्रॉन लेता है वही उसकी संयोजकता होता है। मैं ही बताया, इसका मतलब इसका संयोजकता कितना होगा? 1। इसी तरह से इसीलिए इस ग्रुप का सबका संयोजकता 1 होगा और इधर वाले को देखेंगे तो 2 होगा। कैसे? वो देख लीजिए। अगर मान लीजिए आप मैग्नीशियम को एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहते हो और मैग्नीशियम 12वें नंबर पे होता है तो आप लिखेंगे 2 8 और 2। स्टेबिलिटी यही पूरा हो रहा था तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या चाहेगा? किसी को दे दे। और देने की बात करेगा, इसका मतलब मेरे दोस्त Mg++ Mg2+ जो कह लीजिए आप। और इसीलिए ये दिखाता है यहाँ प्लस कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और स्टेबल हो गया। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, जितना इलेक्ट्रॉन ले ले या जितना दे दे या जितना साझा कर ले वही उसकी वैलेंसी है, अर्थात इन सब की वैलेंसी 2 ही होगी। ठीक, अब इसी तरह से देखिए डी ब्लॉक और अगला आएगा पी ब्लॉक। तो पहले हम पी ब्लॉक को जानेंगे। अगर पी ब्लॉक को समझना होगा तो देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो इन सबका इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में होगा वो 3 होगा। इसका मतलब इसकी संयोजकता, जैसे आपको देखिए एल्युमिनियम ले लीजिए 13 नंबर पे है, क्या लिखोगे मेरे दोस्त? 2 8 3। और इसका मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा? देना चाहेगा, इसीलिए Al3+ लिखाता है कि 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने त्याग दिया तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। बगल वाले की वैलेंसी अपने आप समझ में आ रहा होगा कि 4 होगा, लेकिन इसका 5 नहीं होगा। क्यों मेरे दोस्त 5 क्यों नहीं होगा? वो 5 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा या 3 लेना चाहेगा? 3 लेना चाहेगा भाई। तो जो 3 देने वाले हैं ये लोग और वो 3 ले नहीं लेगा, इसलिए इसका कभी भी वैलेंसी 5 नहीं होएगा, कभी भी नहीं होएगा। तो अब क्या बोलेंगे? इसका भी वापस 3 होगा। दूसरा पेन मैं यूज करता हूँ जानबूझ के। अब इसका 3 होगा, इधर देखेंगे 2 होगा, फिर इधर देखेंगे 1 होगा, इसका 0। समझ में आया मेरी बात? क्यों 0 होगा? डिमांड करोगे ना, बता देता हूँ मेरे दोस्त। कोई एक एलिमेंट्स ले लीजिए, मान लीजिए आर्गन ले लेते हैं।
तो आर्गन के लिए होता है 18, 2, 8, 10 और 8, 18। इसका मतलब इसको स्टेबिलिटी यहाँ भी मिल रहा था और यहाँ भी है, तो ये तो स्टेबल है। ना इलेक्ट्रॉन देगा, ना इलेक्ट्रॉन लेगा, ना इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसका सीधा मतलब है कि इसकी वैलेंसी 0 होगी। इसीलिए इसे इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है, तो इनर्ट गैस पूछता है कि कौन कौन होता है, तो दिमाग में रखेंगे आज के बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन और ज़ेनॉन। क्या बोला मैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडन। ये सारे के सारे कौन से गैस होंगे? अक्रिय गैस कहलाएंगे, निष्क्रिय गैस कहलाएंगे। इधर याद रखेंगे हाइड्रोजन, उसके बाद दूसरा देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यही तक जनरली पूछता है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। अब आप एक और बात देखिए, इनमें से कई बार आपसे पूछेगा कि आयनन ऊर्जा लेफ्ट से राइट जाने में क्या होगा, अपवर्ड से डाउनवर्ड जाने में क्या होगा। इस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ बहुत आसानी से। सबसे पहले देखिए, ये क्या बोल रहा है कि इस साइड से, मतलब इधर लेफ्ट है, लेफ्ट से अगर आप राइट जा रहे हो, इस साइड जा रहे हो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी अर्थात आयनन ऊर्जा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, और एटॉमिक रेडियस क्या होगा। तो आपको समझाता चलूँ, एटॉमिक रेडियस को छोड़कर बाकी सारा क्या होगा, इस साइड जाने से बढ़ेगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप इस साइड चलते चले जाएंगे तो आपका आयनन ऊर्जा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ेगा और विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगा, किंतु एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस क्या होगा, जब आप नीचे आएंगे ना पीरियोडिक टेबल में, अप टू डाउन, तो रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब इधर जाएंगे तो क्या होगा, रेडियस घटेगा। जब आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता इधर जाने से बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली नीचे जाने से क्या होगा, घटेगा। ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसा पूछता है, बहुत ज़्यादा वाला। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप पूछोगे कि ऐसा क्यों होता है? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज़्यादा वो सेंटर की तरफ खींचता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और बीच वाला जो सेंटर में नाभिक है, चूंकि प्रोटॉन है, इसका मतलब वो क्या होता है, वहाँ पे प्रोटॉन होने के कारण, वो पॉजिटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इस वजह से रेडियस क्या होगा, कमेगा। लेकिन नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। क्यों? तो आप देखिए, नंबर ऑफ जो कोश होता था, अभी बताया था कि लिथियम अगर 2 ही है तो सोडियम में 3 हो जाएगा, पोटेशियम में 4 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे दोस्त रेडियस देख लो, ये बड़ा या ये वाला बड़ा, तो नीचे जैसे जैसे चलते जाएंगे रेडियस क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये चैप्टर मेरे तरफ से समाप्त होता है, और नेक्स्ट जो भी होगा प्लानिंग में वो हम चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसी सीक्वेंस में बढ़िए, बहुत शानदार तरीके से आपको सारी बात समझा दिया जाएगा और काफ़ी गुणवत्तापूर्ण क्लासेस वीडियोस देने की कोशिश हो रही होती है हमारी। ठीक है, फिर भी अगर आप लोग को लगे कहीं सुझाव देने की आवश्यकता है, तनिक देर ना करें, जाएं कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो नए हैं उनके लिए एक और बात बताता चलूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर चेक करेंगे तो सारे लेक्चर जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ उसकी डिटेल वहाँ पे पड़ी है, आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोज का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।